हाय फ्रेंड्स, तो आज है 1 मई 2023 और शुरू कर रहे हैं हम आज से एग्ज़ाम गाइड। जो पत्रिका में डेली क्वेश्चंस आते हैं उनको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से याद रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। तो किस राज्य में जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है 100%। तो ये राज्य है हरियाणा। तो आपको याद रखना है, अगर वन डे लाइनर एग्जाम आते हैं तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य है इसका। तो इसके तो कोई मुझे नहीं लगता एनालिसिस करने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला अमेरिका का कौन सा राज्य बन गया है। मतलब अमेरिका का कौन सा राज्य बना है जॉर्जिया जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करा है। ठीक है, तो आपको पता ही है अमेरिका में 50 राज्य है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा राज्य बना है ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला पहला राज्य है जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास करा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने हाल ही में कौन से एशियाई खो खो खिताब जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा एशिया खो खो खिताब जीता है भारत ने। करेक्ट आंसर है चौथा। ठीक है, जान लेते हैं एशियाई खो खो गेम के बारे में। तो चौथा एशियाई खो खो खिताब के बारे में जानते हैं। भारत ने उत्तर मध्य असम के बक्सा जिले के तामुलपुर में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणी में विजय बनाया। मतलब पुरुषों में भी और महिला में दोनों श्रेणी में विजय बनाया है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था असम के बक्सा ज़िले में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, असम में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में किसी में भी, तो आपको ध्यान रखना है असम में आयोजित हुआ था और भारत ने चौथी बार जीता है और असम राज्य में आयोजित हुआ था। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में विजय रहा है। फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 6 अंकों से हराया था। ध्यान रखना है, किसको हराया? नेपाल को। और इनिंग के एक मार्जिन से हराया, जबकि भारतीय महिला टीम ने नेपाली खिलाड़ियों को 33 अंक और इनिंग के मार्जिन से हराया। तो दोनों ने ही जो है किसको हराया? नेपाल को। ठीक है, चौथवें एशियाई खेलों खो खो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में जो है श्रीलंका को हराया था, जबकि नेपाल ने अपने मैच में शेष 12 अंकों के मार्जिन से बांग्लादेश को हराया था। ठीक है, सेमीफाइनल में जो थे दो टीमें थी। नेपाल ने तो जो है बांग्लादेश को हराया और श्रीलंका ने जो है भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को हराया सेमीफाइनल में, और नेपाल ने जो हराया था उसको हराया था बांग्लादेश को। तो फिर फाइनल में नेपाल और इंडिया दोनों फाइट हुई, दोनों लड़े और वहाँ पर भारतीय टीम विजय हुई। भारतीय महिला टीम ने अपने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था, जबकि नेपाल ने दूसरी सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था। ठीक है, तो हमें इतना डिटेल में नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने जो है पुरुष और महिला दोनों ने नेपाल को हराया। ठीक है, नेपाल दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया और इनके मार्जिन से हराया। बांग्लादेश ने श्रीलंका पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में तीसरी जगह शेयर की। एशियाई खो खो चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप विभिन्न देशों से बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मेजबान देश भारत, महिला समेत महिला और पुरुष दोनों टीमों में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। इस आयोजन को भारत के खो खो फेडरेशन ने आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था? खो खो फेडरेशन ने। असम खो खो एसोसिएशन ने बीटीआर सरकार और असम सरकार के समर्थन से इसकी मेजबानी की। इस आयोजन में लगभग 5,000 खिलाड़ी अधिकारी शामिल हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, भारत में आयोजित हुआ और असम के अंदर आयोजित हुआ। ठीक है, इसके अलावा समापन समारोह के दौरान भारतीय महिला टीम की हिस्सा थी तामुलपुर से रंजना सरानिया को सम्मानित किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, रंजना सरानिया जो है किस खेल से संबंधित है? खो खो से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल से जो है समझौता कराया। जानते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत बेल भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम AADCRS विकसित करेगा। इस प्रणाली को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से BEL को 1982 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसे प्रोजेक्ट आकाश तीर का नाम दिया है। इसके अलावा क्या होता है? AADCRC प्रणाली में ऐसे सेंसर रडार्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। जमीन पर भारतीय सेना, वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे। इनसे आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर जुड़ा होगा। यह नेटवर्क तुरंत ही भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क कर देगा। इन यूनिट से जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
और रॉकेट्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नज़दीकी बेस को भी अलर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि समझ में आएगी, उन्हें बिना किसी देरी के हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने जान लिया वैसे है क्या ये कि कोई भी अगर रडार में आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लगता है कि जो सुरक्षा से खतरा है, उसको जो है नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है ADCRS जो है वो इसी का हिस्सा है, प्रोजेक्ट आकाश तीर का। ठीक है, वैसे तो भारतीय सेना के पास अपना खुद का AFNet यानी एयर फोर्स नेटवर्क है। ये एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन ग्रिड से और ऑपरेटर से मैनेज किया जाता है। इसका मतलब ये होगा भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसलिए इस प्रोजेक्ट आकाश तीर पर काम किया जा रहा है। इसमें एयरफोर्स अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS भारतीय सेना प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इस वजह से सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। नौसेना को भी इस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश जारी है। नौसेना के प्रोजेक्ट का नाम है त्रिगुण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नौसेना के ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है नौसेना का जिसका नाम है त्रिगुण। चलिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर IACCS त्रिगुण के मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, जासूसी संस्थाएं, बंदरगाह अथॉरिटी, जहाजरानी मंत्रालय जैसे कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्विलेंस नेटवर्क, रडार, स्पेस आधारित ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से अपनी सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को एक साथ लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट आकाश तीर से भारतीय सेना युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। तो ठीक है, भारतीय सेना के लिए है और एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है और नेवी के पास है त्रिगुण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य में किस एकमात्र अभ्यारण्य सागवान के वन है? तो आप सभी को पता है सीता माता अभ्यारण्य में है, जो कि पड़ता है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, वैसे ज़्यादातर एरिया इसका जो आता है वो प्रतापगढ़ में ही आता है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य, यहीं पर जो है सागवान के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें प्राचीन काल के मेकल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये है अमरकंटक का क्षेत्र। अमरकंटक क्षेत्र जो है वो है पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। मौर्य शासन में प्रत्येक गांव में एक सरकारी कर्मचारी होता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे भोजक। ठीक है, जो हेड ऑफ द विलेज होता था उसे कहते थे भोजक। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसका नाम लक्ष्मण दास था? तो ये था बंदा बहादुर। ये समकालीन थे किनके? जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने इनको शिक्षा दी और ये पहले वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी थे। बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाया और ये फिर इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और फिर ये विजयी हुए उनसे। ठीक है, तो इनका लक्ष्मण दास का नाम था बंदा बहादुर। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न से किसके कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है वनडे लाइनर एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, तो सारे 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे।